So, hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome back to our science class जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। और आज इस चैप्टर का अंतिम वीडियो है क्योंकि जो भी टॉपिक बचे हुए हैं वो आज यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, उसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो कल हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखे थे, किस तरीके से वो वर्क करता है, किस तरीके से स्पर्म प्रोड्यूस होता है टेस्टिस में और उसके बाद वो पेनिस के थ्रू बाहर निकलता है और उसमें कई सारे हार्मोन्स वगैरह भी सिक्रीट होते हैं। हार्मोन्स भी अपना योगदान देते हैं, उसमें न्यूट्रिशन वगैरह फिलअप करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग अच्छी तरीके से समझ लिए थे, लेकिन अफसोस इस बात का है कि अभी तक तुम ऐसा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई भी पॉइंट लिख करके भेजे नहीं हो। ठीक है, तो ये बहुत ही ख़राब बात है भाई साहब। हम अपना एफर्ट कर रहे हैं, तुम्हारा भी पूरा फ़र्ज बनता है कि तुम भी अपना पूरा एफर्ट डालो। ठीक है, बोलते हो सर जी 11 बजे तक सोने से पहले हम भेजेंगे, लेकिन भेजे नहीं। और हाजिक की पिक भी तुम नहीं भेजे, एक्टिव पैसिव का बोले थे, आज उसकी क्लास तुम्हारी वजह से नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये बहुत ही ख़राब आदत है तुम्हारी। फिलहाल चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ और देखते हैं आज हमें यहाँ पे क्या डिस्कस करना है, किन चीज़ों को देखना है। तो फुल कंसंट्रेशन के साथ भाई साहब आ जाइए अपने पीपीटी पर, जो कि इस प्रकार है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। और इसमें आज हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स में 3 टॉपिक जो रिमेनिंग है। पहला फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिस प्रकार से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम होता है स्पर्म प्रोड्यूस करना, उसी तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम होता है एग प्रोड्यूस करना। दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड। जो हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एग प्रोड्यूस हो रहे हैं, यदि वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो स्पर्म निकल रहा है, अगर उससे मिलेंगे नहीं, उनसे मेटिंग नहीं हो रही है, वो एक दूसरे को काउंटर नहीं कर रहे हैं, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो उस एग का क्या हो रहा है। ठीक है, और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में कि जब रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है, आफ्टर द रिप्रोडक्शन प्रेगनेंसी में क्या हेल्थ की कंडीशन होती है, किस तरीके से हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ता है, ये चीज़ें देखेंगे। तो ये अपने 3 टॉपिक बचे हैं, इन्हीं को आज हमें देखना है। आ जाते हैं फटाक से अपनी NCERT पर। ठीक है, तो अपना टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बहुत ही गंदी बात है, 1 मिनट रुकिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द फीमेल जर्म सेल और एग्स। ध्यान रखना, मेल जर्म सेल्स को हम लोग स्पर्म के नाम से जान रहे थे, ठीक है, और फीमेल जर्म सेल्स को एग्स के नाम से हम लोग जानेंगे। द फीमेल जर्म सेल्स और एग्स आर मेड इन द ओवरीज। मतलब ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का यहाँ फिगर दिया हुआ है, तो 2 ओवरीज हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड ओवरी, यहीं पर एग प्रोड्यूस होता है। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन्स। ठीक है, तो ये दोनों जो ओवरी है, यहाँ से हार्मोन्स भी प्रोड्यूस होते हैं। तो कौन से हार्मोन्स हैं, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इस्ट्रोजन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस होता है मेनली। ठीक है, जैसे उसमें अपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टोस्टेरोन था, इसमें इस्ट्रोजन है। Look at figure 7.11 and identify the various organs in the female reproductive system। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। सबसे पहले 2 ओवरी हैं, उनसे लगा हुआ ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो यहीं से एग निकल करके यहाँ पर अपने यूट्रस में आता है। तो ये है अपना यूट्रस, ये सर्विक्स है और ये वेजाइना है। ठीक, तो इस तरीके से अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स अलग अलग हैं। आगे आ जाओ। ठीक है, अब यहाँ से बहुत ही ध्यान से सुनिए। When a girl is born, the ovaries already contain thousands of immature eggs। मतलब गर्ल पैदा होते ही उसके पास thousands of eggs रहते हैं, लेकिन वो immature हैं। immature का मतलब है कि अभी रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से वो एग गुजर नहीं सकते हैं। ठीक है, मैच्योर एग्स नहीं।
ऑन रीचिंग प्यूबर्टी मीन्स टीनेजर्स पे आने पर, ऑन रीचिंग प्यूबर्टी some of these start maturing. One egg is produced every month by one of the ovaries. एक ओवरी, दो ओवरी हैं, तो हर एक ओवरी एक मंथ में एक एग प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी होती है उसके अंदर. द एग इज कैरीड फ्रॉम द ओवरी टू द वोम्ब थ्रू अ थिन ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब. अभी बताया जो हमारी ओवरी है उनसे लगा हुआ ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब है, तो वहां से एग फैलोपियन ट्यूब, ओवरी से फैलोपियन ट्यूब के थ्रू वोम्ब में आ जाता है. द टू ओविडक्ट यूनाइट इनटू एन इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज द यूट्रस. जो दो ओविडक्ट हैं हमारे फैलोपियन ट्यूब है, उनके बीच में एक इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग यूट्रस के नाम से जानते हैं. द यूट्रस ओपन्स इनटू द वेजाइना थ्रू द सर्विक्स. ठीक है, मतलब जो यूट्रस है अपना, ये यूट्रस है, ये वेजाइना से किसके मीडियम से जुड़ा हुआ है, तो ये सर्विक्स के मीडियम से जुड़ा है. ये सर्विक्स ओपन अप होता है तो यूट्रस और वेजाइना का रास्ता क्लियर हो जाता है. ठीक है, समझ गए. द स्पर्म एंटर थ्रू द वेजाइनल पैसेज. जो वेजाइना नीचे की तरफ है, यहां से स्पर्म क्या होता है, ऊपर की तरफ जाता है. द स्पर्म एंटर थ्रू द वेजाइनल पैसेज ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स. दे ट्रेवल अपवर्ड एंड रीच द ओविडक्ट वेयर दे मे इनकाउंटर द एग. और ये पहुंचते हैं कहां पर, ओविडक्ट के पास, और जहां पर इनका एग से मिलन होता है. किसका, स्पर्म का. मेल गैमेट्स का फीमेल गैमेट्स से क्या हो रहा है, मिलन हो रहा है, तो फर्टिलाइजेशन हो रहा है. तो फर्टिलाइजेशन के बाद ही रिप्रोडक्शन का प्रोसेस शुरू होता है. द फर्टिलाइज्ड एग zygote starts dividing and form a ball of cell or embryo. The embryo is implanted in the lining of the uterus. ठीक है, जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो कहाँ से हुआ, तो एम्ब्रियो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स के मिलने के बाद जो हमें एक रिजल्ट मिला, ठीक है, वो है एम्ब्रियो. तो एम्ब्रियो कहाँ पर इम्प्लांट होता है, कहाँ पर इसे नरिशमेंट वगैरह मिलेगा, तो लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, जो यूट्रस है उसके साइड में, where they continue to grow and develop organs to become fetus. और अब एम्ब्रियो से वो बन गया क्या, फोइटस. फोइटस मतलब अब कुछ ऐसा हमें स्ट्रक्चर वहां पे दिखाई दे रहा है, एक ऐसा हमें चीज दिखाई दे रहा है जिसके हाथ पैर मुंह नाक कुछ ऐसे ऐसे हमें दिखाई दे रहे हैं, मतलब अब वो ह्यूमन का स्ट्रक्चर ले रहा है, तो उसको हम लोग फोइटस बोलते हैं. We have seen in earlier sections that the mother's body is designed to undertake the development of the child. हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि मदर्स बॉडी को इस तरीके से डिज़ाइन किया ईश्वर ने कि वो अपने चाइल्ड के डेवलपमेंट अपने अंदर कर सकती है. Hence, the uterus prepares itself every month. Hence, the uterus prepares itself every month to receive and nurture the growing embryo. तो यूट्रस जो है वो हर मंथ उसके पास कैपेबिलिटी होती है कि अपने एम्ब्रियो को नरिशमेंट करता रहे, अपने एम्ब्रियो जो है उसको क्या करे, प्रॉपर जो उसको पोषण है, जो उसको चीज़ें चाहिए, रिक्वायरमेंट्स है, वो फुलफिल कराता रहे. द लाइनिंग थिकन्स एंड इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड टू नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो. जो हमारी यूट्रस की लाइनिंग है, यूट्रस के अगल बगल की साइड है, वो थिक होती है और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड की सप्लाई होती है, जिससे एम्ब्रियो की नरिशमेंट अच्छे से होता रहे, एम्ब्रियो को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहे. इतना बात क्लियर हो गया कि किस तरीके से काम हो रहा है. द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स बॉडी विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेजेंटा. क्या लिखा हो, द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड. ठीक है, मदर के ब्लड से ही, मदर के खून से ही जो अंदर छोटा सा नन्हा सा एम्ब्रियो है वो क्या हो रहा है, नरिश हो रहा है. ठीक है, और उस टिश्यू को कहते हैं जिसकी हेल्प से ये ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, मदर ब्लड से न्यूट्रिशन लेकर के बच्चे तक पहुंच रहा है या उस एम्ब्रियो तक पहुंच रहा है, तो उस टिश्यू को कहते हैं प्लेजेंटा. ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई साहब कि वो कौन सा टिश्यू है जिसकी हेल्प से मदर के ब्लड से न्यूट्रिशन एम्ब्रियो तक जाता है, तो प्लेजेंटा. दिस इज अ डिस्क विच इज एम्बेडेड इन अ यूट्राइन वॉल. ये एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि यूट्राइन मतलब यूट्रस के वॉल पर रहता है. इट कंटेन्स विली. विली मीन्स क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर. इट कंटेन्स विली ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू. ठीक है, जिस साइड एम्ब्रियो है
उधर के पास जो टिश्यू है वहां पर ये विली लाइक स्ट्रक्चर होता है। ऑन द मदर्स साइड आर ब्लड स्पेसेस, और मदर की जो मदर की जो यूट्रस है उसकी साइड क्या रहता है, ब्लड स्पेस रहता है। तो ब्लड स्पेस इसी विली लाइक स्ट्रक्चर से एम्ब्रियो तक पहुंच जाता है भाई साहब, which surrounds the villi. This provides a large surface area for glucose and oxygen to pass from the mother to the embryo. इससे क्या होता है, सरफेस एरिया लार्ज होता है और ग्लूकोज और ऑक्सीजन ये बेसिक रिक्वायरमेंट जो है ये एम्ब्रियो तक पहुंचता है मदर के थ्रू। The developing embryo will also generate waste substances which can be removed by transferring them into the mother's blood through the placenta. ठीक है, और जो अंदर एम्ब्रियो है वो वेस्ट मटेरियल भी उसके पास जनरेट होता रहता है। तो वो ये इसी तरीके से प्लेजेंटा के माध्यम से वो न्यूट्रिशन पा रहा है, प्लेजेंटा के माध्यम से वेस्ट मटेरियल मदर्स के ब्लड में छोड़ दे रहा है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है किस तरीके से प्लेजेंटा वर्क कर रहा है, एक मीडियम का काम कर रहा है मदर से एम्ब्रियो के बीच में। मदर से न्यूट्रिशन वगैरह लेकर के बच्चे को दे रहा है, एम्ब्रियो को दे रहा है, एम्ब्रियो से जो भी वेस्ट मटेरियल है वो प्लेजेंटा लेकर के मदर के ब्लड में दे रहा है। The development of the child inside the mother's body takes approximately 9 months. ये जो प्रोसेस है डेवलपमेंट का, चाइल्ड के डेवलपमेंट का मदर्स के वोम्ब में वो लगभग 9 मंथ का होता है। The child is born as a result of rhythmic contraction of the muscles in the uterus. यूट्रस की जो मसल्स है वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन रिदमिक होता रहता है, इसका मतलब कभी वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कभी एक्सपैंड हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड हो रहा है, तो उससे चाइल्ड क्या होता है, बॉर्न हो जाता है, चाइल्ड पैदा हो जाता है। तो इस तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। आई होप सब ऑर्गन्स का तुम मतलब समझ गए होगे। ठीक है, कोई दिक्कत भाई साहब होती है तो इसमें बिल्कुल शर्माना नहीं है। ठीक है, ये सब चीज़ें जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो बात हम और कहीं से जानते हैं इनसे रिलेटेड वो थोड़ी सी ठीक नहीं रहती है, पूरी नॉलेज नहीं मिलती है, तो हमारा दिमाग कुछ और ही समझ लेता है। तो इस वजह से पढ़ाई इसकी जो है परेशानी, कन्फ्यूज़न है, उसको दिल खोल करके पूछ सकते। ठीक है, चल भाई, इसके बाद आता है व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। आखिर क्या होता है, आखिर क्या होगा जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा। एग फर्टिलाइज का मतलब है कि स्पर्म और एग का मिलन नहीं हो रहा है, एग आ रहा है लेकिन स्पर्म इधर से गया ही नहीं, तो अब एग का क्या होगा। जो भाई एग तो हमेशा प्रोड्यूस होता है, जैसे तुम्हें बताया कि हर महीने एग प्रोड्यूस होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, लेकिन मान लीजिए स्पर्म गया ही नहीं, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ ही नहीं, तो उस एग का क्या होगा इसमें देखते हैं। इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज, भाई साहब ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब अभी तुम इंटेक्स्ट सॉल्व करोगे, एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो ये सब पूछा जाएगा, तो बहुत ध्यान सुनो। इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज इट लिव्स फॉर अबाउट 1 day। अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुए, एग का स्पर्म से मिलना नहीं हुआ, तो 1 दिन तक तो वो रहेंगे, इंतजार करेंगे। सिंस द ओवरी releases 1 egg every month, the uterus also prepares itself every month to receive a fertilized egg। ठीक है, जो हमारा ओवरी है, ठीक है, 2 ओवरी थे ना, तो वो हर महीने एक एग प्रोड्यूस करते हैं, और यूट्रस भी अपने आप को कैपेबिलिटी किया रहता है, यूट्रस भी तैयार रहता है कि हमको फर्टिलाइज्ड एग मिलेगा। थस इट्स लाइनिंग बिकम्स थिक एंड स्पॉन्जी। तैयार है भाई साहब कि यहाँ पर मिलन होगा, यहाँ पर भाई ये क्या कहते हैं, एक स्पॉट है जहाँ पर 2 लोग आकर के मिलेंगे, तो वो भी तैयार रहता है एकदम सज बज के, तो अपने आप को, अपनी जो यूट्रस की लाइनिंग है वो थिक हो जाती है और स्पॉन्जी हो जाती है। स्पॉन्जी मतलब समझ रहे होगे। This would be required for nursing the embryo if fertilization had taken place। ये जो कंडीशन है थिक एंड स्पॉन्जी होना, यूट्रस की लाइनिंग को, यूट्रस की जो साइड है थिक और स्पॉन्जी होना, ये बहुत ही ज़रूरी है अगर फर्टिलाइजेशन होगा, अगर मिलन होगा। नाउ हाउएवर दिस लाइनिंग इज नॉट नीडेड एनी लॉन्गर। लेकिन भाई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, स्पर्म आया ही नहीं, तो फिर क्या होगा, जो लाइनिंग है, जो लाइनिंग थिक और स्पॉन्जी बनी, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो फिर क्या होगा। सो द लाइनिंग स्लोली ब्रेक्स एंड कम्स आउट थ्रू द वेजाइना एज ब्लड। ठीक है, तो क्या होता है कि जो लाइनिंग बनी थी थिक एंड स्पॉन्जी, ये क्या होती है, ब्रेक हो जाती है। ये ब्रेक हो जाती, मतलब वो तो तैयार था सज बज करके कि यहाँ पर मिलन होगा, लेकिन भाई साहब स्पर्म आए ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो करके वेजाइना के थ्रू ब्लड के रूप में बाहर निकल जाएगा।
and mucus, blood and mucus. The cycle takes place roughly every month and is known as menstruation. इस साइकिल को, इस जो प्रोसेस हुआ, इसको menstruation कहते हैं कि हर महीने एग क्या होता है, ओवरी से रिलीज होता है। जो हमारा यूट्रस है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, तो वो अपने आप को थिक और स्पॉन्जी बनाता है। लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ, इस पर नहीं पहुंचा, तो वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होकर के ब्लड और म्यूकस के रूप में बाहर निकल आता है। ये हर महीने फीमेल बॉडी में होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ये सब चीज़ें हैं जो मेल को नहीं पता चलती हैं। ठीक है, हमें भी बहुत समय बाद पता चली, जब पढ़े थे इसको तब ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे जैसे ग्रोथ हुई, ठीक है, तो अब जाने हैं कि ऐसा भी कुछ फीमेल बॉडी में होता है। इट यूजुअली लास्ट फॉर अबाउट 2 to 8 days। ये जो प्रोसेस है मेंस्ट्रुएशन का, जिसमें लड़कियों को ये सब दिक्कतें होती हैं, तो ये लगभग 2 से 8 दिन तक ये प्रोसेस चलता है। ठीक है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, फीमेल टू फीमेल, अलग अलग लड़कियों में अलग अलग दिन का होता है, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 1-2 महीने पड़ जाता है। ठीक है, तो समझ गए कि व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। क्लियर, आगे चलते हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक अपना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एज वी हैव सीन, द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन इज ग्रेजुअल एंड टेक्स प्लेस वाइल जनरल बॉडी ग्रोथ इज स्टिल गोइंग ऑन। ठीक है, कह रहे हैं जो जनरल बॉडी ग्रोथ है वो होती रहती है, और साथ ही साथ जो हमारा सेक्सुअल मैच्योरेशन है बॉडी का, वो ग्रेजुअल होता है, धीरे धीरे होता रहता है। Therefore, some degree of sexual maturation does not necessarily mean that the body or the mind is ready for sexual acts or for having and bringing up children। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि हमारा माइंड और बॉडी तैयार नहीं होता है सेक्सुअल एक्ट के लिए, कि हम क्या करें, एक नए ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करें। ठीक है, और तब हमें कुछ क्या होती हैं, दिक्कतें होती हैं, मानसिक, शारीरिक। हाउ डू वी डिसाइड इफ द बॉडी और द माइंड इज रेडी फॉर दिस मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम कैसे ये डिसाइड करें, कि ये जो इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है, आने वाली है हमारी लाइफ में, उसके लिए हम तैयार हैं, हमारी बॉडी और हमारा माइंड तैयार है या फिर नहीं। ऑल ऑफ अस are under many different kinds of pressures about these issues. There can be pressure from our friends for participating in many activities, whether we really want to or not. ठीक है, ये उसी तरीके से है, ठीक है, कि all of us are under many different kinds of pressure। ठीक है, ऐसे कंडीशन में बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, फैमिली प्रेशर, फ्रेंड्स प्रेशर। ठीक है, कि एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें कि ना करें, हम चाहते हैं कि नहीं, तो इस समय काफ़ी दिमागी कोह मची रहती है। देयर कैन बी सर फ्रॉम फैमिलीज टू गेट मैरिड एंड स्टार्ट हैविंग चिल्ड्रन। ठीक है, ऐसा भी होता है कि फैमिलीज, जो फैमिली मेम्बर होते हैं, वो 25-30 की एज, 25 जैसे ही बच्चा 20+ होता है, तुरंत उसके ये सोचने लगते हैं कि अब इसकी मैरिड करें और भाई साहब इनके भी बच्चे हों। ठीक है, फैमिली प्रेशर अपने इंडियन सोसाइटी में काफ़ी देखने को मिलता है। देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसीज टू अवॉइड हैविंग चिल्ड्रन। लेकिन गवर्नमेंट, जो सरकार है, संख्या नियंत्रण की बात करती है कि भाई साहब जनसंख्या कम से कम रखो, 2 बच्चे होंगे तभी ठीक है, नहीं तो उससे ज़्यादा होंगे तो भाई साहब दिक्कत है। ठीक है, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, जो हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं, तो इस वजह से गवर्नमेंट एजेंसीज कहती है कि भाई साहब रिप्रोडक्शन कम करिए। ठीक, तो इस समय इन दिस सिचुएशन मेकिंग चॉइसेस कैन बिकम वेरी डिफिकल्ट। तो ऐसे सिचुएशन में चॉइसेस कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। We must also consider the possible health consequence of having sex. Sex से बहुत सारे हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, तो ये भी करने से पहले बहुत सी चीज़ों को जानकारी आवश्यक है। ऐसा नहीं कि मज़े मज़े में कर ली, ठीक है, तो उसके पहले प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। We have discussed in class 9th that diseases can be transmitted from person to person in variety of ways। ठीक है, क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे कि किस तरीके से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डिजीज ट्रांसमिट हो जाती है, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वगैरह पढ़े थे ना।
तो since the sexual act is a very intimate connection of bodies, it is not surprising that many diseases can be sexually transmitted. ठीक है, जो सेक्सुअल एक्ट है ये बहुत ही इंटीमेट है, बहुत ही करीबी का कनेक्शन है बॉडीज़ का, तो इस वजह से इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि जो डिजीज़ आपके अंदर है वो दूसरे के बॉडी में चली जाए, या दूसरे के बॉडी में जो डिजीज़ है वो आप में आ जाए। ठीक है, these include bacterial infections such as gonorrhea and syphilis and viral infections such as warts and HIV/AIDS। ठीक है, तो जितनी डिजीज़ है थोड़ा सा इसको गूगल करना, बताना हमें कि क्या इनके सिम्टम्स होते हैं, ये कैसे होते हैं। ठीक है, करना जरूरी है। ये गोनोरिया, सिफिलिस, वायरल इन्फेक्शन सच एज वार्ट्स एंड HIV/AIDS, इनके क्या सिम्टम्स हैं, इनसे कैसे हम बच सकते हैं, ये सब बताना। इज इट पॉसिबल टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ सच डिजीज? बताओगे क्या, लिखोगे तुम? ठीक है, लिख करके देना, नहीं तो भूल जाओगे तुम, लिखना। Is it possible to prevent the transmission of such disease during the sexual act? क्या हम इस डिजीज से बच सकते हैं? भाई सेक्सुअल एक्ट करने की बहुत ही इच्छा है, ठीक करिए, लेकिन इनसे कैसे बच सकते हैं? क्या कोई हमारे पास तरीका है? तो बिल्कुल, यूजिंग अ कवरिंग कॉल्ड अ कंडोम फॉर द पेनिस ड्यूरिंग सेक्स helps to prevent transmission of many of these infections to some extent। मतलब कि ये कह रहे हैं कि एक कवर होता है, यूजिंग अ कवरिंग कॉल्ड अ कंडोम फॉर द पेनिस। पेनिस पर हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? कंडोम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि इससे क्या होगी, डिजीज जो ट्रांसमिट होगी वो होने से बच जाएगी। मतलब मेल में मान लीजिए कोई दिक्कत है, ये HIV/AIDS वगैरह है, यदि वो कंडोम का इस्तेमाल करता है तो वो जो डिजीज़ है वो हमारे फीमेल बॉडी में एंटर नहीं कर पाएगी, वो इसी कवरिंग में ही रह जाएगी। ठीक है, The sexual act always has the potential to lead to pregnancy. Pregnancy will make major demands on the body and the mind of the woman, and if she is not ready for it, her health will be adversely affected। ध्यान रखना, हर बार लोग सेक्सुअल एक्ट प्रेगनेंसी के लिए नहीं करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इंजॉयमेंट वगैरह के लिए भी लोग करते हैं। तो इस वजह से अगर प्रेगनेंसी को आपको रोकना है, उसके लिए भी कुछ कंट्रासेप्टिव मेजर्स हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये सब मेजर्स जानना बहुत ज़रूरी है। अगर इंडिया वाले सब जानते, अच्छे तरीके से यूज करते, तब आज पॉपुलेशन इतनी अथाह ना बढ़ती। ठीक है, तो ये सब एजुकेशन का ही पार्ट है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है और लोगों को जागरूक करना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो सेक्सुअल एक्ट ऑलवेज हैज़ अ पोटेंशियल टू लीड टू प्रेगनेंसी। जितनी बार सेक्सुअल एक्ट होता है उससे प्रेगनेंसी हो सकती है, और प्रेगनेंसी होती है तो बॉडी, लोगों की माइंड और बॉडी जो है वुमेन की, वो प्रिपेयर होनी चाहिए कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। अगर वो प्रिपेयर नहीं है तो उसकी हेल्थ पर एडवर्सली इफेक्ट हो सकता है। Therefore, many ways have been devised to avoid pregnancy. These contraceptive methods fall in a number of categories. One category is the creation of mechanical barrier so that sperm does not reach the egg। कह रहे हैं कंट्रासेप्टिव मेजर्स हैं, हमारे पास कुछ मेजर्स हैं जिससे प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। तो सबसे पहला बोल रहे हैं मैकेनिकल बैरियर, जिससे कि स्पर्म जो है वो एग तक ना पहुंच पाए। भाई स्पर्म एग तक नहीं पहुंचेगा तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, प्रेगनेंसी होगी ही नहीं। जो प्रोसेस है एम्ब्रियो, फोइटस, उसके बाद बेबी वगैरह का, वो सब होगा ही नहीं। ठीक है, तो उसके लिए कंडोम्स का इस्तेमाल करते हैं ऑन द पेनिस, और सिमिलर कवरिंग्स वॉर्न इन द वजाइना कैन सर्व दिस पर्पल। ठीक है, फीमेल भी इसका इस्तेमाल करती हैं। Another category of contraceptive, दूसरा contraceptive measures का बता रहे हैं। Another category of contraceptive acts by changing the hormonal balance of the body so that eggs are not released and fertilization cannot occur। कह रहे हैं कुछ ऐसे contraceptive मेजर्स हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो फीमेल बॉडी में हार्मोनल एक्ट को क्या करेंगी, थोड़ा सा चेंज कर देंगी, अनबैलेंस्ड कर देंगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा, एग रिलीज ही नहीं होगा ओवरी से। ठीक है, स्पर्म भले पहुंच गया है उस प्लेस पर, लेकिन हमारा एग आया ही नहीं, तो इस वजह से वहाँ पे भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन ये जो ड्रग्स हैं ये थोड़ा सा खतरनाक होते हैं। दीज ड्रग्स कॉमनली नीड टू बी टेकन ओरली एज पिल्स। इस ड्रग को पिल्स के रूप में ओरली लोग लेते हैं। हाउएवर सिंस दे चेंज हार्मोनल बैलेंसेज दे कैन कॉज साइड इफेक्ट्स टू। ठीक है, इससे साइड इफेक्ट्स भी होता है। ये दूसरा कंट्रासेप्टिव मेजर्स है। Other contraceptive devices such as the loop or the copper T are placed in the uterus to
टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, कॉपर टी का इस्तेमाल करके भी तीसरा कंट्रासेप्टिव मेजर्स है जिससे ये यूट्रस में प्लेस किया जाता है और अनवांटेड प्रेगनेंसी से हमें छुटकारा मिलता है। अगेन दे कैन कॉज साइड इफेक्ट्स ड्यू टू इरिटेशन ऑफ द यूट्रस, इससे भी साइड इफेक्ट है, इससे यूट्रस में इरिटेशन हो सकती है, उसमें दिक्कतें हो सकती हैं। इफ द वॉस डिफरेंसेस इन द मेल इज ब्लॉक्ड बाई वॉस डिफरेंस, हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखे थे वॉस डिफरेंस से होता हुआ ही स्पर्म हमारे टेस्टिस से आता है पेनिस में, ठीक है। यदि हम वॉस डिफरेंस को ही ब्लॉक कर दें, उस पाइप को ही ब्लॉक कर दें, तब क्या होगा, तब भाई स्पर्म वहां से निकलेगा ही नहीं। तो इससे भी ये भी एक तरीका है। इफ द वॉस डिफरेंस इन द मेल इज ब्लॉक्ड, स्पर्म ट्रांसफर विल बी प्रिवेंटेड, स्पर्म ट्रांसफर ही नहीं होगा। इफ द फैलोपियन ट्यूब इन द फीमेल इज ब्लॉक्ड, द एग विल नॉट बी रीच टू रीच द यूट्रस। कईयों तरीके हैं भाई साहब, ठीक है। इंसान कईयों तरीके खोज चुके हैं कि यूट्रस के पहले जो फैलोपियन ट्यूब से हमारे ओवरी से एग आता है उसको ही ब्लॉक कर दिया जाए, उस पाइप को ही ब्लॉक कर दिया जाए। इन बोथ केसेस फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस। तो इसके लिए सर्जरी वगैरह लोग कराते हैं। सर्जिकल मेथड्स कैन बी यूज टू क्रिएट सच ब्लॉक्स, while surgical methods are safe in the long run, surgery itself can cause infection and other problems if not performed properly। भाई साहब अच्छे डॉक्टर से कराना जरूरी है ये सर्जरी, वरना कुछ डॉक्टर तो ऐसा होता है सर्जरी करते हैं तो जो कैंची होती है उसको अंदर ही रख देते हैं, उसके बाद जब पेट में दर्द होता है तब पता चलता है एक्सरे में कि अंदर तो कैंची ही रह गई है, ठीक है। तो अच्छे डॉक्टर से कराना है। सर्जरी कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज सर्जरी के थ्रू बाहर निकाली जाती है। These may be misused by people who do not want a particular child, as happens in illegal sex selective abortion of female fetuses। ठीक है, ऐसा पहले बहुत देखा जाता था अपने इंडिया में, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग पुरुष समाज, हमारा पुरुष प्रधान समाज है, मतलब लड़के को ज़्यादा लोग चाहते हैं, लड़कियों को कम चाहते हैं। तो इससे पहले क्या होता था, यदि हमारे यूट्रस में ही पता कर लिया जाता था कि बच्चे का सेक्स क्या है, वो लड़का है लड़की है, और लड़की होता तो उसे मार दिया जाता था अंदर ही, ठीक है, या तुरंत बाहर निकाल करके उसे दफन कर देते थे, ऐसा कुछ काम रहता था, ठीक है। फॉर अ हेल्दी सोसाइटी द फीमेल मेल सेक्स रेशियो मस्ट बी मेंटेन्ड। यदि हमें हेल्दी सोसाइटी चाहिए, एक अच्छी खासी सोसाइटी चाहिए, तो मेल और फीमेल का जो सेक्स रेशियो है वो बराबर रहना चाहिए, मेंटेन्ड होना चाहिए। Because of reckless female foeticides, child sex ratio is declining at an alarming rate in some sections of our society। Female foeticides मतलब जो फीमेल लड़कियों का जो एम्ब्रियो बनता है उसी में पता कर लेते हैं भाई साहब, ऐसी टेक्निक है, उससे पता लगा लेते हैं कि ये कौन है, लड़का है लड़की, और उसके बाद ही उसकी डेथ कर देते हैं। तो ऐसा लंबे स्केल पर हुआ, इसकी वजह से इंडिया में क्या हुआ, मतलब इंडिया के कई सारे सोसाइटी हैं, कई सारे ऐसे सेक्शंस हैं जिसमें ये सेक्स रेशियो काफ़ी ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। ऑल्दो ये ज़्यादातर पहले राजस्थान में देखा जाता था, ठीक है, लेकिन अब काफ़ी सुधार हो गया है। ऑल्दो प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन हैज़ बिन प्रोहिबिटेड बाय द लॉ। प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब बच्चा पैदा होने से पहले ही, ठीक है, बच्चा मदर की बॉडी से बाहर निकला है, उसके पहले ही अगर डॉक्टर्स ये बताने लगते हैं कि बच्चा किसका है तो ये इलीगल है, इसके लिए उन पर काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है, काफ़ी उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है, इवन जेल हो सकती है। तो ये अब प्रोहिबिट कर दिया गया है कि आप बिल्कुल भी सेक्स की बात नहीं बताएंगे कि बच्चा अंदर किस जेंडर का है। वो बाहर आएगा तो फिर फैमिली जानेंगी, फिर जो करना है उसे करे, ठीक है, वो खुद आएंगे। लेकिन ये डॉक्टर्स पहले ही बता देते हैं कुछ पैसे की लालच में, तो फिर उनको दिक्कत बनती है। We have noted earlier that reproduction is the process by which organism increase their populations। हम लोग ये नोट कर चुके हैं कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने पॉपुलेशन को इंक्रीज करते रहते हैं। The rates of birth and death in a given population will determine its size। The rate of birth and death in a given population will determine its size। The size of human population is a cause for concern for many people। कह रहे हैं कि जिस तरीके से रिप्रोडक्शन हो रहा है इंडिया में, इससे हमारी जो जनसंख्या है वो बहुत ही तगड़े से विस्फोट हो रही है, बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। दिस इज बिकॉज एन एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन मेक्स इट हार्डर टू इम्प्रूव एवरीबॉडीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और जब इतनी ज़्यादा जनसंख्या होगी तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो घटता जाएगा। भाई साहब रिसोर्स
कंजम्पशन बहुत ही हद तक होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा, तो लोगों को कम कम रिसोर्स मिलेगा, तो भाई साहब ज़िंदगी इंजॉय नहीं करेंगे। ठीक है, जैसा कि दिल्ली में देख रहे हो कि इतना पॉपुलेशन हो गया है, पॉपुलेशन भी हो गया है, उसके बाद पॉल्यूशन भी हो गया है, तो क्या ही जी रहे हैं वो लोग। ठीक है, however if inequality in society is the main reason for poor standards of living for many people, the size of population is relatively unimportant। ठीक है, कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो मेन रीज़न है हमारी सोसाइटी में पुअर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग का, वो ये है कि सोसाइटी में बहुत ही इनइक्वालिटी है, कुछ बहुत ही गरीब हैं तो कुछ बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं। कह रहे हैं इस पर ये ज़्यादा मेन कॉज है पुअर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग का इन द कंपेरिजन ऑफ साइज ऑफ पॉपुलेशन। कह रहे हैं पॉपुलेशन भले ही बढ़ रही है लेकिन मेन कॉज जो है वो इनइक्वालिटी इन सोसाइटी है। इफ वी लुक अराउंड अस, व्हाट कैन वी आइडेंटिफाई एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर पुअर लिविंग स्टैंडर्ड। यदि हम अपने आसपास देखें, तुम अपने आसपास देखो और पुअर लिविंग स्टैंडर्ड्स क्या है, पुअर लिविंग स्टैंडर्ड जो लोगों का है, जो बहुत ही ख़राब तरीके से लोग जी रहे हैं, उसके पीछे क्या वजह है। ठीक है, तो तुम अपने आसपास देख करके हमें बताना कि क्या वजहें हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर अपना चैप्टर हो जाता है ख़त्म। और उसके बाद ये इंटेस्ट क्वेश्चन है, तो इंटेस्ट क्वेश्चन को भाई साहब सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, अब आ जाते हैं तुम्हारे काम पर। काम तुम्हारा कुछ ऐसा है कि कल वाला पार्ट, ठीक है, वापस से स्टडी करके, वापस से रीड करके हमें उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भेजिए, और प्लस आज का जितना पढ़ाया है इसको पढ़ करके इसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको करिए, इंटरेस्ट क्वेश्चन करिए। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ये चैप्टर हो जाता है यहाँ पे ख़त्म। और अपना सोशल साइंस में तुम देख ही रहे हो, थोड़ा सा अच्छी तरीके से रीडिंग किया करो, प्रॉपर थोड़ा सा नॉलेज बना करे। तुम तो बीच बीच में रुक जा रहे हो, 5-5 मिनट का गैप ले रहे हो, तो ये थोड़ा सा अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम एक्सप्लेन यहाँ पे कर रहे हैं तो हम 5 मिनट के लिए रुकते नहीं, ठीक है, कि रुकते हैं, फटाफट बोलते ही रहते हैं जब तक वीडियो तुम्हारी चलती रहती है। तो कुछ इसी तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया करो कि सामने वाले को सुनने में भी मज़ा आए। ठीक है, तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।